Hello, dear students. How are you? I hope that you will be fit and fine at your places and preparing well for the coming examination, that is STAT, CET, Banking and SSC. So, प्रिय विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र से आप सभी का स्वागत करता हूं भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आपको सभी को पता है कि हमने STAT एग्जाम के लिए PYQ सीरीज शुरू किया हुआ है, तो उसी कड़ी के तहत मैं आपके साथ दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो देखिए क्या है, द अर्थ डैश राउंड द सन। यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे क्या है, हिंदी करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होना चाहिए। पहली ऑप्शन है मूव, सेकंड है मूव्ड, थर्ड है मूव्स और चौथी ऑप्शन है शैल मूव। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। सो दिस इज एप्रोप्रिएट आंसर्स। सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yes, choose the correct past tense of the verb bring। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, bring आपको यहाँ पे वर्ब की फॉर्म बतानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या होता है? bring, brought, brought। correct past tense of the verb, that is brought, that is brought। so by it is not correct, by ये भी correct नहीं है, broughted ये भी correct नहीं है। correct फॉर्म क्या है? brought। so next questions। the plane dash from Delhi, the plane dash from Delhi at 3 o'clock tomorrow afternoon। देखिए ये क्या है, आपका फ्यूचर टेंस है और आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो भी फ्यूचर टेंस होते हैं वो सभी इमेजनरी सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? इमेजनरी, यानी कि काल्पनिक होते हैं वो। तो काल्पनिक सेंटेंसेस में हमें क्या है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक बैठता है। द प्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। तो कमिंग टाइम की बात है, कमिंग टाइम की बात है, तो लेफ्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, लीव्स नहीं यूज होगा, लिविंग नहीं यूज होगा, तो विल हैव लेफ्ट। तो हिंदी करके देखते हैं हम। द प्लेन फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। जो वायुयान है कल दिल्ली में 3 बजे उड़ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, fill in the blanks space with correct article in the following sentences। देखिएगा, माय ब्रदर इज इन डैश इंडियन आर्मी। जब भी हम किसी फोर्सेस की बात करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो उनके साथ हम दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा आपका? दा। नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स अंडरलाइंड इन दिस सेंटेंसेस गिवन एज ऑप्शन हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडरलाइन जो वर्ड यूज किए गए हैं उनमें कौन सा वर्ड एज ए वर्ब काम कर रहा है। देखिए इसको असेस करते हैं। द स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, नो वर्ब। द परफॉर्मर्स, तो ये भी नाउन है, इनेक्टेड रासलीला ऑन द स्टेज। Each actor performed in circular space on the stage in Raslila। The performing artist, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, तो जो वर्ब है हमारा performed, this option is very suitable। so आंसर है हमारा performed। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज कंप्लीट द सेंटेंस। माय फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। ये बिल्कुल पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में आपको पता होगा कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माय फादर। यदि आपके सेंटेंसेस में पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे, एगो, बिफोर और बैक हो, 2 days बैक, 3 days बैक, 3 months बैक, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑप्शन नंबर 3 में है। आपकी जो वर्ब है वो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, question number 50, choose the correct option to fill in the blank space in the sentence which expresses the correct notion hinted in the bracket against the blank space। जो खाली स्थान दिया गया है उसमें आपको मॉडल को फिल करना है और मॉडल में हिंट करेगा कमांड यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कंसिक्वेंसेस। या तो आप माफी मांगिए, अन्यथा क्या है, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मस्ट, सेल, मे, कुड। देखिए आपकी जो बाकी के ऑप्शन है, कुड नहीं, मे नहीं, मस्ट नहीं, तो सेल कमांड के लिए क्या आएगा, सेल। तो आप तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 दैट इज रिलेटेड विद नरेशन। तो ये बेटा नरेशन दिया गया है, इसमें आप देखिए स्टेटमेंट जो कहती है ही सेड कांग्रेचुलेशंस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कोमा क्लोज। आपने इसमें नरेशन को बताना है। इसमें नरेशन है ही कांग्रेचुलेटेड मी, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, ही एक्सक्लेम्ड कांग्रेचुलेशंस, ही इज सेइंग कांग्रेचुलेशंस। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन में जाता है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन को फिल करना है। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। जब भी हम दिन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन में दिन के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52। डियर स्टूडेंट, हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। यदि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप क्वेश्चन करने में भी सक्षम नहीं होंगे। सो हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। देखिएगा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, ये बहुत बार क्या है आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और कई सालों से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है, अमूमन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई सी हिम पासिंग माई हाउस, आई सी हिम, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी, यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छोड़ के कोई अन्य वर्ब आती है तो वो क्या होगी, वो इन्फिनेटिव वर्ब होगी। क्या होगी, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में क्या है, जिरेंट पार्टिसिपल टू इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव। यहाँ पे देखिए क्या है, जिरेंट क्या होती है, V1, जिरेंट होती है आपकी V1 प्लस में ING, ये आपकी जिरेंट है। और पार्टिसिपल क्या होती है, V1 प्लस में ING प्लस में नाउन, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पे पासिंग माई हाउस, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर वर्ब पे लेके आऊंगा पूरा। वो लेक्चर होगा तो छोटा, लेकिन आपके एस्टेट एग्जाम में पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा। और आई थिंक इट विल include 3 to 4 marks for you. Next question. Question number 46. Question number 46. Fill in the blank with appropriate model from the option given below. Dash, you mind opening the window.
देखिए क्या है, इसने बड़े ही आराम से पूछा है कि भाई आप खिड़की खोलोगे तो माइंड तो नहीं करोगे, ठीक है। देखिए कैन यू माइंड, इसमें कैन स्टेबिलिटी नहीं देता है, कुड यू माइंड ये थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है, कैन भी स्टेबिलिटी देता है लेकिन पूरी नहीं, ठीक है। जब भाषा को गार्डेड लैंग्वेज आप यूज करते हैं, सभ्य भाषा यूज करते हैं किसी के साथ, तो मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, वुड, और वुड के बाद कुड, तो हमारे पास वुड है, तो वी वुड प्रेफर ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। Coming to this question 49 number, which one of these option has words arranged in proper order to form a correct sentence? Which one of these option, इन ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन को अरेंज किया गया है करेक्ट सेंटेंस के लिए? देखिए क्या है, ये जंबल फॉर्म में है वर्ड सेंटेंस के, आपको एक ऐसी ऑप्शन छाटनी है जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग देती है। सो look at here, a crown, lies the wears uneasy head that crown, uneasy lies the head that wears a crown, a crown lies the uneasy head that wears, head uneasy, a crown wears lies the। जब हम सारी ऑप्शनें पढ़ते हैं, हमें किसी भी ऑप्शन का आंसर समझ में नहीं आता, हमें थोड़ा बहुत आंसर जो समझ में आता है, लाइन समझ में आती है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए क्या है, ये लाइन विलियम शेक्सपियर के द किंग लियर नॉवल से लिया गया है और उस पार्ट 2 से लिया गया है इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है और उसका जिम्मेवारी का जब प्रेशर उसके दिमाग पे होता है तो उसका सिर क्या है, झुका होता है, वो नॉर्मल फील नहीं करता है, इसकी हिंदी ये बनती है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, uneasy lies the head that wears a crown, this is the right answer of this questions। So going to the next question। Yes, write the antonym of the word praise। यहाँ पे वोकैब से क्वेश्चन दिया गया है, वोकैबुलरी से, तो वर्ड है हमारा प्रेज और इसका हमें एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, और प्रशंसा का ऑपोजिट क्या होगा, भर्त्सना करना, चुगली करना। तो देखिए क्रिटिसाइज, वर्शिप, फेवर, इग्नोर। देखिए क्या है, इग्नोर का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, नो। फेवर पक्ष करना, नो। वर्शिप पूजा करना, नो। क्रिटिसाइज आलोचना करना। तो हमारा जो वर्ड क्रिटिसाइज है ऑप्शन नंबर 1, ये पूरी तरह से एंटोनिम है वर्ड प्रेज का। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इस क्वेश्चन में कंजक्शन को चुनना है बेटा। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे बट है, एंड है, सो है, इफ, आइदर और, नाइदर नॉट। सो उसी कड़ी में देखिए हम देखते हैं इसको कौन सा है हमारा कंजक्शन है। फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है, बिफोर, फर्दर और प्रोसीड, ये वर्ब है, फर्दर एडवर्ब है। तो यहां पे आपका कंजक्शन बिफोर है, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2। सो एप्रोप्रिएट एंड मोस्ट क्लोज आंसर इज बिफोर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 48, दो चूज द करेक्ट preposition फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। देयर इज ए लेबल डैश द बॉटल। तो देखिए क्या है, बोतल पे लेवल है, बोतल पर लेवल है, जो किसी भी मेडिसिन की बोतल हो सकती है या अन्य
ड्रिंकेबल मटेरियल की बोतल हो सकती है, उस पे लेवल चिपकाया जाता है और बोतल पर लेवल चिपकाने के लिए प्रेपोजिशन ऑन होती है क्योंकि वो सरफेसियल पोजीशन है। क्या है वो? सरफेसियल पोजीशन है। तो हमारा इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है बेटा? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। दूसरी भाषा में हम फ्रेजेस को मुहावरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। कैरी ऑन अंडरलाइन फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है हमने। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, डिले का मतलब देरी करना, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। सो कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंटिन्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, yes dear students, next question 52, fill in the blank space with correct adjective the following sentence, he did not make mistakes। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वायर्ड वन मेक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसको मिस्टेक्स आपकी नाउन है और नाउन से पहले क्या लगेगा? यहाँ पे डिटरमिनर्स। क्या लगेगा? डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स देखिए क्या है? मोस्ट, he did not make most mistake, it is not right। he did not make much mistake, not right। तो देखिए क्या है? he did not make good mistakes, mistake कभी अच्छी नहीं होती है। he did not make many mistakes। तो आंसर गोज टू many, क्योंकि मिस्टेक्स हैं वो उनको काउंट किया जाता है, बाकी के चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, identify the word with a different sound represented by the underlined letter at the initial level on one of the following words। दोबारा से पढ़ देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए। Identify the word, उस वर्ड को आप ढूंढें with a different sound, जिसकी अलग साउंड है, represented by the underlined letter, जो अंडरलाइन लेटर हैं इनमें जो सबकी साउंड है वो एक जैसी है। एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसकी साउंड बिल्कुल क्या है? अलग है। दैट इज, देखिए क्या है? ये साउंड जो आ रही है यहाँ पे चा की है। किसकी है? चा। चेस्ट, चीप, और ये है कैच और चिन। अब देखिए क्या है? चेस्ट, यहाँ पे चे चे की आवाज आ रही है लेकिन इसमें चे की आवाज नहीं है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 53, fill in the blank space with correct adverb in the following sentences। तो आपको जो खाली स्थान है, ब्लैंक है, उसके अंदर क्या है? एक करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। द सोल्जर फॉट, जो हमारे सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं, किस चीज के साथ लड़ते हैं? ये बिल्कुल क्लियर कट है। आप एक बार थोड़ा नजर डालेंगे ऑप्शन में, आपको क्या है? साफ नजर आ जाएगा। पार्सली, क्या है ये बेटा? पार्सली। तो पार्सली तो कभी सोल्जर लड़ता ही नहीं, पार्सली गलत है। लकीली भी नहीं। ठीक है, क्लियरली ये भी नहीं। सोल्जर कैसे लड़ता है? हमेशा सीमा पर गोली लेके तैयार रहता है और वो बड़े ही दिलो दिमाग से लड़ता है, जिसको हम ब्रेवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवरी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3।
हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 पे जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 56, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट। अब इन्होंने कहा है कि कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। देखिए क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। सो हम पढ़ते हैं, आफ्टर रीडिंग वी वुड डिसाइड। देखिए क्या है, बेस्ट, बेस्ट, बेटर। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही बेस्ट कर दिया, कभी ये हो नहीं सकता। बेटर, गुड, ये पॉजिटिव लेके आ गए, यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव। ओके, गुड, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो देखिए क्या है, हमारा जो डिमांड है क्वेश्चंस की, वो इस आंसर को एक्सेप्ट करती है, क्या है, गुड और बेटर। नेक्स्ट हम उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यस, fill in the blanks with the correct option. The milk dash sour, has turned, will be turning, had turned, is turned. देखिए क्या है, is turned, no sense, had turned, no sense, will be turning, no sense। इसकी हिंदी करके देखें तो हमें पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स कि दूध खट्टा हो गया है, यानी कि दूध फट चुका है। दिस इज द सेंस। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3, राइट। This side question, read in the following sentence I dash a play by Bernard Shaw। ठीक है, देखिए read in the following sentence I dash a play, what it is, a play, what it is, a play by George Bernard Shaw। तो मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ जो प्ले है उसको पढ़ रहा हूं। तो बेटा थोड़ा सा यदि आप लॉजिक लगाते हैं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं में कौन सी सेंस जाती है, हैज रीड, नो। आर रीडिंग, अकेला है तो आर रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। एम रीडिंग, हैड रीडिंग, हैड रीडिंग भी नहीं आएगा। हैड रेड होता है, क्या होता है, हैड रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। जो ऑप्शन नंबर 2 है आपके क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल क्या है, सही है। तो अगले पार्ट पे चलते हैं हम। कोशिश होगी कि सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर आपके लिए सॉल्व किए जाए, ताकि आपको मैक्सिमम सहायता मिले आने वाले एग्जाम में। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले फॉर एवरीवन। तो दोबारा से रीड करता हूं, देखिएगा। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है किसी के भी लिए, फॉर एनीवन। तो बच्चों का खेल का मतलब क्या होता है, आसान काम। समझ गए। आपके पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कोई पेचीदा घर पे मामला होता है, ये भाई बच्चों की बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, बच्चों का खेल क्या होता है, चलिए असेस करते हैं। बोरिंग टू डू, नो। बोरिंग टू डू, ये ऑप्शन हमारा असिस्ट नहीं करती है क्वेश्चन के आंसर को। बोरिंग डू, प्लीजेंट टू डू, नो। वेरी डिफिकल्ट टू डू, नो। वेरी इजी टू डू, जो आपका ये पार्ट है, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो इसके मीनिंग है, ठीक है, वेरी इजी टू डू, जो काम बहुत आसान हो। तो इधर 58 क्वेश्चन पर आते हैं। रीडिंग द इंप्रूव्स योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द जीरेंट इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये जो अबव सेंटेंस दिया गया है उसमें जीरेंट क्या है। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छोड़ के यदि आपके पास कोई वर्ब है, आईएनजी लगी है उसके लास्ट में, और वो वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरेंट। सो आंसर गोज टू रीडिंग। रीडिंग कहाँ है हमारा, दिस। तो ऑप्शन क्या है हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट वे आपको पता होना चाहिए, रीडिंग। योर कोई रिलेशन नहीं है, इंप्रूव्स कोई रिलेशन नहीं है, नॉलेज कोई रिलेशन नहीं है। तो जीरेंट का रिलेशन क्या है, इस ऑप्शन से, रीडिंग। नेक्स्ट
Question number 54. Which one of the following sentence in the option given below illustrates the use of intransitive verb? Yes, this is very typical case. देखिए क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिनको अपने मायने बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो अपने आप मीनिंग को बता देती हैं और उनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे क्या है, राहुल राइट्स, राहुल लिखता है, क्या लिखता है? तो वहां पे क्वेश्चन क्या के फॉर्म में, व्हाट के फॉर्म में रेज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे। और बाकी की जितनी भी आपकी वर्ब है, नेचुरल वर्ब जिसको बोलते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द विंड ब्लोज इन द फॉरेस्ट या ऑन टू द माउंटेन्स। आप देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम वहां पर ऑब्जेक्ट को लिखे ना लिखे, लेकिन मीनिंग क्या है आपका क्लियर है। तो ऐसी वर्ब जो क्या है, नेचुरल हो, नेचुरल फिनोमिना से जुड़ी हो और उसका ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन जाता ही नहीं है, वो केवल सब्जेक्ट तक सीमित ही रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका ये सेंटेंसेस हैं, इनमें कौन सी वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव है। Which option of the following sentence in the option given below states the use of intransitive verb? देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन फायर बर्न्स, द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? यहाँ पे क्या है? होस्टेड द फ्लैग। होस्टेड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। सी इज रीडिंग, रीडिंग भी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। आवर टीम वॉन, हमारी टीम ने जीता, क्या जीता? जहां पे क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में रेज होता है तो वो आपकी ट्रांजिटिव है। और जैसे क्या है, फायर बर्न्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट लिखे ना लिखे हम, इन द ईस्ट लिखे ना लिखे, लेकिन द सन राइजेस यहां तक मीनिंग क्लियर है। तो एक्शन किस पे है? सब्जेक्ट पे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वेरी करेक्ट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, which of the option given below is the correct passive form of the following sentences? बेटा हमें इस क्वेश्चन में बताना है पैसिव वॉइस। देखिए क्या है, द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। द भगवत गीता, गीता के लिए क्या लगाया है? आर्टिकल द। प्रेजेंट्स, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। आपको मैं बता दूं कि पैसिव वॉइस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। टेंस को जो हमें चेंज करना होता है वो नरेशन में चेंज करना होता है। कई विद्यार्थी गलती से पैसिव वॉइस में ही टेंस चेंज कर देते हैं। सो देखिए इसको ध्यान से, द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो क्या होगा? अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हाँ जी, इज प्रेजेंटेड बाय भगवत, बाय द भगवत गीता। देखिए क्या है, जो आपका आंसर है वो किसमें मिलेगा? यहाँ पे अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। तो इसलिए हमारे लिए क्या है? आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं इसको। देखिए क्या है, हमारा आंसर किस में जाता है बेटा? A balanced philosophy of life is presented by the Bhagavad Gita. A balanced philosophy of life has, ये टेंस ही चेंज कर दिया इसमें। The Bhagavad Gita has presented, टेंस चेंज कर दिया। A balanced philosophy of life, टेंस चेंज कर दिया। So right option is 1. Right option is 1. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। Yes, choose the correct form of articles
चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या है, एक दो रिक्त स्थान दिए गए, डबल फिलर है इसमें, तो आप ऑप्शन सही से चुनेंगे। द टीचर रोट आउटलाइन, व्हाट इट इज, देखिए क्या है, आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी। यहां पे आउटलाइन वर्ड है, क्या है, आउट लाइन। जब भी आपको आर्टिकल फिल करना हो तो आप हिंदी में उस वर्ड को लिख लीजिए। यदि आर्टिकल आता है तो वहां पे यदि वोवल साउंड आती है, क्या आती है, वोवल साउंड आती है, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए आई ओ औ, अंग अंगे की साउंड आती है, तो वहां पे एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो देखिए ये ऑप्शन कहां पे है, किसमें, ए बिल्कुल नहीं है, द नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, स्टोरी की आउटलाइन लिखी, किस पर लिखी, ब्लैक बोर्ड पर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन। यहां पे पूछा गया है, हमें चार ऑप्शन दी गई हैं। वी हैव बीन गिवन फॉर ऑप्शन एडवाइस, डिवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है बेटा, राय, क्या होता है, राय। डिवाइस का मतलब क्या होता है, यंत्र। राइस का मतलब क्या है, चावल। और नाइस का मतलब क्या है, अच्छा। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अच्छा क्या है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यस, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि आपको यदि स्पेलिंग चेक करनी है, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, वो साउंड होती है, फोनम साउंड। जब भी दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ज्वाइंट साउंड बनाते हैं, और ज्वाइंट साउंड पर ब्रेथ रिलीज होती है। यदि आप उसके बेस पे वर्ड को स्टडी करते हैं तो स्पेलिंग आपको एक सेकंड में याद हो जाएगी, कोई भी कितना भी बड़ा वर्ड हो। तो देखिए चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, बी, बिगनिंग, और क्या है, बैगिनिंग। तो देखिए क्या है, हमारा जो आंसर है बिगनिंग, और ये क्या है, बैगिनिंग, और ये क्या है, बिगिनिंग। तो हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में जाता है, BEGIN। जब हम इसको बिगनिंग बोलेंगे, BEGINNING, तो ये BEGINNING, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए क्या है, डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर, पावरफुल और चाइल्डहुड। आप देखेंगे ये भी क्या है, सफिक्स है, और फुल यहाँ पे जो लगाया है, सिंगल एफ मिलने के बाद सिंगल एल हो जाता है, तो ये भी क्या है, सफिक्स है। और हुड, ये भी क्या है, सफिक्स है। लेकिन जो वर्ड आपका है, ये न्यूज प्लस पेपर, ये दो वर्ड को लिया गया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड। सो दिस इज द कंपाउंड वर्ड। दो अलग अलग वर्ड से बनाया गया है, और एक दोनों वर्ड्स मिलके एक अलग से मीनिंग बनाता है, दैट इज न्यूज़पेपर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। जी देखिएगा, गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है बेटा बहादुर। वैलिएंट का भी मतलब क्या होता है, बहादुर। इम्पोलाइट का मतलब गुस्ताख। फियरफुल का मतलब क्या है, डरावना।
इम्पोलाइट का मतलब जो नंबर ना हो, नंबर ना हो। रूड का भी मतलब सेम है, क्या है? गुस्ताख, शरारत करने वाला। और वैलियंट का मतलब क्या है? बहादुर। ठीक है, तो मात्राएं आप देख लेना हिंदी की जैसी भी सुटेबल हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है, मोस्ट स्टेबल आंसर है वैलियंट है। क्या है? वैलियंट। चूज द करेक्ट मॉडल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मॉडल फिल करनी है। सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। कुछ लोग जो स्काई है दूसरे लोगों से अच्छा कर सकते हैं। ये गेम है, ठीक है, खेल एक प्रकार की एक्टिविटी है। तो इसमें आपका मस्ट मैंडेटरी होता है, मस्ट तो नहीं आएगा। कुड किस में चला गया? पास्ट टेंस में। शुड क्या है? चाहिए, नहीं। तो कर सकते हैं, कर सकने के लिए क्या है? कैन। वो एबिलिटी को शो करता है। किसको? एबिलिटी को। दूसरे लोगों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है? क्या है बेटा? कैन। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखिए क्या शुरू में ही क्या है? ब्लैंक है। डैश डूइंग द कुकिंग। एक्टिविटी है भाई कुकिंग, खाना पकाने की। डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। देखिए दो काम हो गए। एक तो क्या है? खाना पकाना, और क्या है? आई लुक आफ्टर द गार्डन, और देखभाल करना। देखभाल यानी कि उसकी पहरेदारी देना। तो यहाँ पे वर्ड्स हैं। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। बी साइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। हाउएवर का होता है जैसे तैसे। और बी साइड का मतलब होता है के पास में, के पास में। तो देखिए क्या है, यहाँ पे खाना पकाने के अलावा मैं बगीचे की देखभाल भी करता हूं। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर दिस। बी साइड्स का मीनिंग क्या होता है? के अतिरिक्त। बी साइड का मीनिंग क्या होता है? के अतिरिक्त। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। आपको यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन को फिल करना है। तो देखिए क्या है बेटा, हिंदी आपको आना जरूरी है। यदि हिंदी नहीं आती तो मामला गड़बड़ है। यदि आपको हिंदी आती है सेंटेंस की करनी, देन यू विल डू मोर क्वेश्चंस। तो वहां पे बेसिक से आपको ग्रामर के रूल्स ना आए, यदि हिंदी आती है तो आप समझ लीजिए आपका वर्क 80% डन है। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। आई पेड द बिल, मैंने बिल पे किया, यानी कि पास्ट टेंस है। डैश कैश, डैश कैश। एट कैश कभी नहीं होता, विद कैश कभी नहीं होता, फॉर कैश कुछ और ही मीनिंग हो जाता है। आई पेड द बिल इन कैश, मैंने कैश में अदायगी की बिल की। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। ये कहता है, हिंदी करके देखेंगे आप, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें महिलाओं जैसी हो, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए क्या है? आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट होता है आगजनी करने वाला। ए से आग, एपिक्योर, व्हाट इट इज? देखिए क्या है यहाँ पे, आर्सोनिस्ट आगजनी करने वाला, फिल्टी जिसके संस्कार अच्छे हों, और एफिमिनेट, जो एफिमिनेट का मतलब होता है महिलाओं जैसा। तो आंसर हमारा किसको जाता है? एफिमिनेट, महिलाओं जैसा। तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो आपको नरेशन है, देखिए नरेशन में आपको रिप्लाई करना है। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट, सॉरी,
choose the most appropriate form in direct speech from the given sentence. The teacher said to Hari, why did you not do your homework yesterday? देखिए क्या है इसमें, क्या होगा, ये देखिए क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। द टीचर सेड टू हरी, वाई, ये आपकी इंटेरोगेटिव उसमें है, तो क्या हो जाएगा? सेड टू का आस्क्ड, और कोई कंजक्शन नहीं आएगा, तो द टीचर आस्क्ड हरी वाई, यू को बदलेंगे हरी में, वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। देखिए क्या हो गया, सीधा लिख देता हूं मैं, द टीचर आस्क्ड हरी why he had not done his homework। तो देखिए क्या है, ये सेंटेंस देखेंगे हम किस किस में है। तो द टीचर आस्क्ड हरी why he had not done his homework previous day। तो द टीचर आस्क्ड हरी why he had not done his होमवर्क द प्रीवियस डे। तो देखिए क्या है, ये यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग में गलती हुई है। किस में गलती हुई है? मिस प्रिंटिंग है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है वो खत्म हो जाता है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, the teacher asked Hari why he had not done his homework the previous day। The teacher asked Hari why he had not done his homework the previous day। तो मैं बता रहा था आपको कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ये मिस प्रिंटिंग हुई है। तो देखिए क्या, जो मैंने आपको नरेशन लिख के दिखाई थी, तो उसका आंसर क्या है? द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। The previous day. The teacher asked Hari why he had not done his homework the previous day. Both the answer are same here. So answer goes to this option and this option. ठीक है। Next question number 50. Choose the correct antonym for the word given, bankrupt. What it is? Bankrupt. Bankrupt, that is bankrupt। bankrupt means होता है दिवालिया। penniless, insolvent, ruined और solvent। choose the correct antonym। हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम देखिए क्या है? bankrupt क्या हुआ? दिवालिया हुआ। दिवालिया का ऑपोजिट क्या होगा? धनी। तो देखिए penniless बिल्कुल कंगाल, bankrupt, insolvent, insolvent का भी मतलब क्या होता है? bankrupt, ruined का मतलब जिसके पास में कुछ ना हो, और solvent मींस क्या होता है? धनी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4, solvent। So dear students, I think we have got all the questions done। It will help you lot in the coming examination। So dear students, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए। इससे आपका भी लाभ होगा और चैनल को भी एक प्रेजल मिलेगा। थैंक यू।